A very good morning to all of you. Last day we discussed about romanticism and the role of folk culture, folk dance, poetry, sensation, emotion, intuitions, and a lot of example. As such, like that, in the first paragraph we learn about the vernacular language, collection of local folklore, और वहाँ हमने देखा था कि वो एक एंशियंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर करने के लिए यूज़ हो रहा है। एम्फेसाइज भी उनका यही रहता था। ओके। फिर लास्ट में इसने आपने एक पोलैंड का केस देखा था। मैं ये एक बार पूरा थॉरली रिवाइज करवा देता हूँ आपको। और आपने देखा कि उसको पार्टीशन किया गया 18 सेंचुरी में, कुछ ग्रेट पावर्स थी उनके ज़रिए। तो पोलैंड इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा, तो जिनकी नेशनल फीलिंग्स थी वो अभी भी ज़िंदा थी अपनी म्यूज़िक के ज़रिए, अपनी लैंग्वेज के ज़रिए। फिर आपने एक पर्सन का नाम देखा, कैरोल कॉर्पन्स्की, और उसने मतलब अपनी मतलब एक होता है ना नेशनल, अपने अंदर एक एक इमोशन जगाए रखना, क्योंकि उसको अपने कल्चर से, उसको अपनी भाषा से, अपनी लैंग्वेज से उतना ही प्यार था जैसे किसी को भी हो सकता है। उसने अपने तरीके से अपने ओपेरा म्यूज़िक के ज़रिए, कंसर्ट के ज़रिए नेशनल स्ट्रगल को बरकरार रखा। और वो उसमें लैंग्वेज सबसे बड़ा पॉइंट थी, क्योंकि वो जब भी म्यूज़िक कंसर्ट और इस तरह के ओपेरास किया करता था प्लेस, तो वो लैंग्वेज ही सबसे बड़ा सिंबल बनती थी स्ट्रगल के लिए। फिर उसमें आपने फोक डांसेस के फॉर्म देखे, जैसे पोलोनेस था, मैजोर का था, वो नेशनल सिंबल की तरह बने और उसको प्रमोट भी किया गया। लेटर ऑन आप देखेंगे ये बॉक्स है एक, और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है ग्रिम ब्रदर्स, और फोक टेल्स को इन्होंने किस तरह से क्रिएट किया, अपने साथ रखा, उसकी कलेक्टिंग के ज़रिए फिर उन्होंने नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया, जर्मनी के लिए बहुत सारा वर्क किया। और देखते हैं कि वो अपनी जर्मनी में अपनी नेशनल स्पिरिट बनाए रखने के लिए उन फोक टेल्स की जो कलेक्शन था उसको पहुंचाया, पब्लिश किया, उसको इतना पॉपुलर बनाया। और फ्रेंच डोमिनेशन जो था नेपोलियन के टाइम से, उसको उन्होंने दूर रखा। वो ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं ये फ्रेंच डोमिनेशन ना जर्मन कल्चर को ख़त्म कर देगा, तो उन्होंने उसको बहुत मेहनत से कलेक्ट किया। जैसे आप देखेंगे इसमें इसमें है ग्रिम फेरी टेल्स इज़ अ फैमिलियर नेम। ये जो नेम है ना ग्रिम फेरी टेल्स, ये उनका नेम है। ये दो भाई थे, जैकब एंड विल्हेम ग्रिम। जर्मन सिटी हनाउ 1785 में उनका जन्म हुआ था, और आपको मालूम है कि 1815 तक डेथ हुई थी उसकी, सॉरी 1821 में नेपोलियन की। तो ये वही टाइम था जब जर्मनी एक्चुअल में बिल्डअप भी नहीं हुआ था एज अ नेशन। तो वो लोगों ने, दोनों ने स्टडी को पढ़ा, मतलब लॉ को पढ़ाई की और अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। ओ कलेक्टिंग ओक फॉल्टिक्स, मतलब जो भी पुरानी कहानियाँ, पुराना कल्चर, पुराना ड्रामा, पुराना प्ले, कुछ भी, हर जर्मन शहर में जाके, गांव-गांव जाके, जहाँ जो भी पॉपुलैरिटीज़ होती हैं उन सबको कलेक्ट किया। 6 ईयर बिताए उन्होंने ट्रैवलिंग के ज़रिए गांव से गांव, और पीपल्स को अपने साथ लिया, उनसे बात की, उन फेरी टेल्स को लिखा, हर तरह की कहानियाँ जो अपने यहाँ भी कई बार होती हैं। उसके बाद उन्होंने उसे लिखा, जनरेशन टू मतलब जनरेशन टू जनरेशन करने के लिए उन्होंने हैंड ओवर किया। मतलब कहते हैं ना, कोई चीज़ हैंड ओवर कर दो ताकि वो जनरेशन टू जनरेशन आपके साथ, आपसे मिलती रहे, आप फैमिलियर होते रहें, वो आपको उपलब्ध होती रहे। जैसे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, महाभारत, रामायण, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो धार्मिक मामले में हो, चाहे लिटरेचर के मामले में हो, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारा साइंस। दीज वर पॉपुलर अमंग बोथ चिल्ड्रन एडल्ट्स, और ये बहुत पॉपुलर हुए चिल्ड्रंस में भी, एडल्ट्स में भी। तो वो अपने ही कल्चर को, फोक टेल्स को, फेरी टेल्स को पढ़ेंगे तो वो क्रिएशन और अपना सेंस और जो इमोशंस है वो अपने लिए तो क्रिएट होता है, अपनी कंट्री के लिए। 1812 में उन्होंने फर्स्ट कलेक्शन को पब्लिश किया। फिर देखते हैं कि दोनों ही भाई बहुत एक्टिव हो गए लिबरल पॉलिटिक्स में, उस तरह की नहीं, कंजर्वेटिव नहीं, लिबरल पॉलिटिक्स। स्पेशली द मूवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। और कब? जब मूवमेंट ऑफ प्रेस, लिखने की आज़ादी, छपने की आज़ादी,
और आपको लिखने की आज़ादी जब सबसे ज़्यादा टॉप पे थी तो ये उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा लेके आगे बढ़े। और मेन टाइम में यानी कि एक सही टाइम आने पर उन्होंने 33 वॉल्यूम उस डिक्शनरी जर्मन लैंग्वेज की पब्लिश किए। यानी कि वो इतना एक्टिव थे अपनी लैंग्वेज के प्रति। क्या आप हैं अपनी लैंग्वेज के प्रति एक्टिव? बहुत से बच्चों को तो अच्छे से हिंदी लिखना भी नहीं आता है। आप अच्छे से अंग्रेजी भी नहीं जान पाए, अंग्रेजी कल्चर भी नहीं जान पाए, और आप इंडियन तो कहीं ना कहीं भटकते ही जा रहे हैं। मिस आइडेंटिफाइड मत कीजिए अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखिए। इंग्लिश को आप यूज़ कीजिए। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस। मतलब सब भाषाओं के लिए प्यार होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी चीज़ों को प्रमोट ना करें। चाहे जर्मनी को आप देखिए, चाहे फ्रांस को देखिए, पोलैंड को देखिए, इटली को देखिए, स्पेन को देखिए, पुर्तगाल को देखिए, ये सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे कोरिया में, जापान में, चाइना में, एशियन कंट्रीज़ को आप देखें, मैक्सिको को स्पेनिश में देखें, कोलंबिया को स्पेनिश में देखें, मतलब ये सब अपनी लैंग्वेज की बेस पे इतना क्यों आगे डेवलप कर रहे हैं? समझते हैं आप? क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं हर तरीके से, साइंस के जरिए, लिटरेचर के जरिए, लॉ के जरिए। हम हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों की दी हुई इंग्लिश के भरोसे आज भी उतने ही, जो हमारा छोटे शहरों में और गांव में टैलेंट है वो कहीं ना कहीं बिखर जाता है इंग्लिश की वजह से। ओके, फिर आप देखेंगे ये ग्रिम ब्रदर्स फिर अपने आप को फ्रेंच डोमिनेशन के लिए भी तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि जो जर्मन फ्रेंच डोमिनेशन है ना, वो एक थ्रेट की तरह है। मतलब थ्रेट जानते हैं, एक डर, एक भयानक माहौल की तरह है जर्मन कल्चर के। मतलब हमारा कल्चर ख़राब हो जाएगा, जैसे हम भी अपने लिए सोचते हैं। और बिलीव दैट, वो सोचते थे कि फॉकटेल्स दे हैड कलेक्टेड वर एक्सप्रेशन ऑफ प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट। उन्होंने जो इतने सालों की मेहनत से जो ये कलेक्शन किया है, पब्लिश किया है, वो एक प्योर, सबसे अच्छा, पवित्र, ऑथेंटिक, जो सबसे सही है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, जर्मन की बात करता है। स्पिरिट का मतलब यहाँ जर्मन आत्मा, आत्मा मतलब जर्मन ही, जर्मन कल्चर, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन नेशन, उसके एक्सप्रेशंस रखता है। दे कंसिडर देयर प्रोजेक्ट ऑफ कलेक्टिंग फॉकटेल एंड डेवलपिंग जर्मन लैंग्वेज पार्ट ऑफ द वाइडर एफर्ट टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन। उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को एक पार्ट बनाया डेवलपिंग का, और उनके एक बहुत बड़े एफर्ट्स के जरिए ही फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज कर सके वो लोग। क्या आपको नहीं लगता है कि ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं इंडिया कंटेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो चीज़ डोमिनेट हो चुकी है, कि हमको भी ज़रूरत है कुछ ऐसी मेहनत करने की। लेट्स सी, एंड क्रिएटेड जर्मन नेशनल आइडेंटिटी, और उन्होंने अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी जर्मन बनाई। आप क्या हैं, कभी आप सोच सकते हैं इंडियन हैं, यस, बट कभी सोच के देखिए कि आप कितने एक्टिव हैं उस चीज़ों की। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। लैंग्वेज टू प्लेट, अब ये यहाँ पे बेटा लैंग्वेज एक नया मुद्दा आएगी। जो ऊपर के टॉपिक्स थे आपने उसमें फॉक के बारे में और फॉक टेल्स के बारे में ही पढ़ा, और फॉक कल्चर के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे लैंग्वेज देखें, क्योंकि लैंग्वेज भी तो, ये सारी चीज़ें होती तो लैंग्वेज के एक्सप्रेशन से ही। आप प्ले करिए, ठीक है, आप कोई भी सीन्स जो होते हैं उसमें क्या कहते हैं, मैं भूल जाता हूँ कई बार, अरे वो ड्रामा जो होता है ना, इस तरह से वो सारी चीज़ें उनको करने के ज़रिए, पोएम को लिखने के ज़रिए आप क्या लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, आपको लैंग्वेज ही तो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, कुछ भी। तो इसी तरह से लैंग्वेज किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट नेशनल सेंटिमेंट में, बेटा ये क्वेश्चन की तरह भी है, एज ए इन्वर्टेड कॉमा में इसको एक्सप्लेन करने को आता है। यही सेम स्टेटमेंट देगा आपको, लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल लिस्ट सेंटिमेंट्स, एक्सप्लेन, कमेंट योर वर्ड्स और कंक्लूड दैट, ऐसे करके। अब कैसे आता है, एग्जाम्पल भी समझेंगे और कुछ हमें अपने तरफ से उसके कंक्लूजन लिखने होंगे। जैसे पोलैंड की ये एग्जाम्पल देखेंगे आप, रशियन ऑक्यूपेशन, द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। ये पोलैंड के भी बात हो रही है। रशिया ने जब ऑक्यूपाइड कर लिया किसको, पोलैंड को, तो पोलिश लैंग्वेज थी उसको ना स्कूलों की लैंग्वेज से बाहर कर दिया गया ज़बरदस्ती, और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया हर जगह। जैसे अंग्रेज़ यहाँ आए थे तो उन्होंने ही सब कुछ किया था, 8th क्लास की हिस्ट्री में भी है। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place with ultimately crushed. 1831 में एक
विद्रोह हुआ, रेबेलियन, हथियारों वाला, आर्म्ड वाला रशियन रूल के खिलाफ, लेकिन उसको कुचल दिया गया, क्रश्ड, दबा दिया गया। फॉलोइंग दिस, इसके बाद मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है, कि जो इस तरह की घटनाएं होने के बाद जो मेंबर्स हैं, क्लर्जी मतलब ऊपर के, सबसे ऊपर के जो टॉप लेवल के लोग हैं, चाहे कैबिनेट्स के लोग हों, चाहे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स में लोग हों, उन्होंने पोलैंड में ना एक लैंग्वेज को अपना हथियार बना लिया। किस चीज़ के लिए? कि हम ये विरोध करेंगे। आपने इधर देखा था ग्रिम ब्रदर्स को, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्रेंच कल्चर के खिलाफ जर्मन सेंटिमेंट्स के लिए लैंग्वेज का यूज़ किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो आपने देखा कि लैंग्वेज को एक नेशनल रेजिस्टेंस का वेपन बनाया। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग, चर्च में जब भी प्रार्थनाएं होती, प्रोग्राम्स होते, बहुत सारे इस तरह के मतलब आयोजन होते, तो पोलिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा। और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब चर्च जो भी निर्देश देता किसी चीज़ के लिए, कोई अनाउंसमेंट या इंस्ट्रक्शंस, तो उसके लिए जो लैंग्वेज थी वो पोलिश यूज़ की गई। एज द रिज़ल्ट हुआ क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स, प्रीस्ट तो आप जानते हैं जैसे अपने यहाँ पुजारी, पंडित, ये इस तरह के लोग होते हैं, ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी होते हैं। बिशप वो होते हैं जो एक चर्च से ऊपर के एक अधिकारी, जैसे अपने यहाँ महंत और क्या बोलते हैं, मठाधीश बोलते हैं, बड़े बड़े मठ होते हैं ना अपने यहाँ, वैसे ही। वर पुट इन जेल, जब ये गैदरिंग में और इन सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए पोलिश लैंग्वेज की यूज़ किया, तो रशियन जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था उसने क्या किया, ऐसे प्रीस्ट को, बिशप को जेल में डाल दिया और सेंड टू साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटी। साइबेरिया तो आप जानते ही हैं, साइबेरिया क्या है, एक कोल्ड प्लेस है, वहाँ पे -40 से लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मरने के अलावा कोई चांस नहीं है। वहाँ ग्रीन वेजिटेशन बहुत कम है और लोग वहाँ सिर्फ इसलिए भेज दिया था साइबेरिया, ताकि अगर उनको डेथ देनी है ना तो मारना नहीं होता है, सिर्फ वहाँ जाके छोड़ आते थे और भागाते थे। वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, कहते हैं हज़ारों लाखों सालों पुरानी वहाँ पे बर्फ़ की चादरें हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ सिर्फ इंसान का मरना ही होता है। रशियन अथॉरिटीज़ जो लोग थे, रशियन अथॉरिटीज़ के, वो ले जाके वहाँ उन्हें भेज आते थे एज अ पनिशमेंट ऑफ फिर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। वो चर्च में पोलिश लैंग्वेज की यूज़ करवा रहे थे ना प्रीस्ट और बिशप, तो उन सारे लोगों को पनिशमेंट के तौर पे जब वो मना कर देते थे रशियन में प्रीच करने के लिए, इस सज़ा के लिए वो साइबेरिया भेज देते थे। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अब जब ये इस तरह के स्ट्रगल होने लगे तो क्या होने लगा, तो ये एक सिंबल बन गया किस चीज़ के लिए, स्ट्रगल के लिए, रशियन डोमिनेंस के खिलाफ। किन लोगों का, पोलिश पीपल्स, पोलैंड के लोगों का। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से आज समझ में आई होगी। और जो ये चीज़ थी ग्रिम ब्रदर्स की, वो भी आप देखते हैं फ्रेंच डोमिनेंस के खिलाफ अपना एक रेवोल्यूशन चलाते हैं और अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से वो फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज करते हैं, ताकि वो एक नेशनल जर्मन आइडेंटिटी क्रिएट कर सके। ऐसे ही यहाँ पे पोलैंड में ये हो रहा है। ओके, वैसे तो मैं आज के लिए इतना ही रखना चाहूँगा, क्योंकि कल यस्टरडे जो क्लास थी हमारी, उसका होमवर्क आपको भेज नहीं पाए, हमको ध्यान नहीं रहा। तो हम एक काम करेंगे कि कल का वर्क और आज के वर्क को मिला के आज को हम वर्कशीट या क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज देते हैं। होमवर्क आज आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगा। और जिन लोगों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को इतना लाइटली ना लें, आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, आप बेफिक्र रहें। और जो आज का होमवर्क आपको हम आज का और कल का मिक्स करके देंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत हार्ड नहीं होगा। जितना अच्छा हमने एक्सप्लेन किया है, जिन चीज़ों को आपके सामने रखा है, उसी को लेके आपको सारी चीज़ें करनी। ओके, सो हैव अ गुड डे क्लास, थैंक यू।